स्टूडेंट्स, मेरा नाम सोनम पांडे है। मुझे बायो का पोर्शन लेना है। बायो साइंस में आपके क्लास 10th के बायो वाला पोर्शन लेना है। तो आपको मैं बता दूं कि मैं पिछले 5 साल से ऑफलाइन ही बच्चों से क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपको हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, तो फिर आपको जैसा समझ में आए, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी एकदम क्लियर बताई जाएंगी। और पता है कि आपके जो सिलेबस है, अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो सिलेबस आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपको पहले तो आपको हम सारा सिलेबस यहाँ पर समझाने वाले हैं कि आपके क्लास 10th के साइंस के पोर्शन से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं, जितने भी आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, ये सारे के बारे में बताया जाएगा। अब उसके बाद हम वैसे आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको किसमें कौन कौन से टॉपिक आपको हटाए गए हैं, कौन कौन से नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो पहले आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कि 2021-2022 के बीच का जो सिलेबस है, उसमें से कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। फर्स्टली ये दिखाना है कौन सी चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं, ठीक है। तो देखना, आप जब धातु अधातु आप चैप्टर जब पढ़ते हो ना, जो वाला चैप्टर है, तो उसमें से आपका कौन सा पोर्शन हटाया गया है, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म हटाए गए हैं, ठीक है ना। जिसमें आप भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हो ना, तो वो गुणधर्म हटाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हटाया क्या गया है, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। जो आयनिक यौगिक बनते हैं, जब आप उसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक में आपका जैसे आपका वो बताया गया होगा, सोडियम कैसे क्लोरीन से रिएक्शन करता है, उनके बीच में कैसा बंध बनता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी यहाँ से हटाए गए हैं। इस धातु अधातु के पोर्शन में से ये पॉइंट यहाँ से हटाया गया है। दूसरी, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं। आपका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना, जिसको आप पीरियोडिक टेबल जानते हो, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब है जो आपके 100 अभी तक आप जानते हो, जहाँ तक 102, 104 इतने हैं, लेकिन अभी तक 118 की 122, शायद 122 आपके तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें बताया जाता है, जैसे कि सीक्वेंस वाइज बताया जाता है कि 1, 2, 3, 4, 5 पे कौन कौन से एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो एलिमेंट रखे जाते हैं, उस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। उसमें से कौन सा पॉइंट यहाँ से हटाएगा, तो आप देखोगे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है। प्रारंभिक प्रयास में जैसे कि तत्वों का वर्गीकरण स्टार्टिंग में कौन से वैज्ञानिक आए, वो तत्वों के वर्गीकरण करना शुरू किए थे, तो उसमें 2-3 थियरी जो आई है ना, डोबेराइनर की आई है, डोबेराइनर की त्रिक विधि वाली, न्यूजीलैंड की अष्टक सिद्धांत, इन दोनों पोर्शन को हटा दिया गया है, ठीक है। मीन्स आप देख रहे हो कि आप कितना शॉर्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, देखो ये आप अभी देखे हो किसमें, ये केमिस्ट्री का पोर्शन था, यानी कि रसायन विज्ञान का पोर्शन था। उसके बाद हम जब बात करते हैं किस चीज़ों का, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन। आप जब ये चैप्टर जब आप जीव विज्ञान वाले में पढ़ोगे, तो जैव प्रक्रम के बाद वाला जो चैप्टर आया है आपका, ठीक है, उस वाले में आपको जंतुओं तथा ये पौधों में नियंत्रण एवं समन्वयन, ये चीज़ें आई हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें से देखो क्या क्या हटाया गया है। पौधों में दिशिक गति, ठीक है, दिशा के अकॉर्डिंग जो गति होती है, जैसे पौधे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है, मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो उधर के कुछ पौधे उधर की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कुछ पौधे उधर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन के ऊपर, यानी कि जो पृथ्वी मृदा, उसके ऊपर फैलते हैं, कुछ पौधे उसके अपोजिट में खड़े भी हो जाते हैं। फैलने वाले पौधे जो आते हैं, उसमें कौन से आते हैं, आप जानते होंगे कि वो कद्दू है, उसके बाद आपका ये कोहड़ा है, क्या एक और होता है जो कि अभी क्या होता है, हिरमाना जिसको बोलते हो, जिसको वाटरमेलन भी कहते हो, तो ये भी है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके ज़मीन पे फैलने वाली हैं। और कुछ जो बड़े बड़े, जैसे कि जामुन का हो गया, आपका आम का हो गया, इमली का हो गया, बड़े जो ऊपर की तरफ फैलते हैं, तो ये दिशा के अकॉर्डिंग पौधों की जो गति होती है, वो चीज़ें शो कर रहा है, वो है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है पादप हार्मोन्सों का परिचय। पादप हार्मोन्स के परिचय का मतलब, जैसे आप जानते हो कि जंतुओं में हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं जो कि उनकी क्रियाओं को
कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, वैसे पौधों में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि आप पढ़े होंगे, चैप्टर आप खोलेंगे तो उसमें आपका ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये और ABA करके एक है एब्सिसिक एसिड, ये सारे आपके 5 हार्मोन्स निकल कर आएंगे, वो भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। बस ये आपके 21 से 22 के बीच का जो सिलेबस है, यानी 22 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर आपको क्या नहीं पढ़ना है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन। जंतुओं में नियंत्रण समन्वयन कैसे होता है, आपको ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर क्या नहीं पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र की एक जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो उसका जो इकाई होता है, उसके तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसे तंत्रिका सेल कोशिका कहते हैं, और वही तंत्रिका कोशिका बहुत सारा मिलकर क्या बना लेती हैं, तंत्रिका तंत्र बना लेती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो भी नहीं पढ़ना है। फिर क्या नहीं पढ़ना, अनैच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ भी नहीं पढ़ना है। या ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं, ऐच्छिक का मतलब होता है जो कि हमारे इच्छा के अनुसार पेशियाँ काम करती हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा अनैच्छिक पेशियों में वो होते हैं जो कि हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, वो ऑल टाइम पूरे लाइफ टाइम काम करते रहते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है, तो वो भी हमको नहीं पढ़ना है। प्रतिवर्ती क्रिया भी नहीं पढ़नी है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो आप अचानक क्रिया कर देते हो, वही वाली क्रिया नहीं पढ़नी है यहाँ पे। फिर रासायनिक समन्वय नहीं पढ़ना है। जंतुओं के भी हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, जिसमें कि आप थायरॉक्सिन हार्मोन्स पढ़ते हो, इंसुलिन पढ़ते हो, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ते हो, टेस्टोस्टेरोन। वो जब आप चैप्टर खोलोगे ना तो बहुत सारे हार्मोन्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, लेकिन आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। बस एक ये बोर्ड एग्जाम ने, ये बोर्ड ने आपके ये सारे सिलेबस को बनाया है कि यहाँ ये सारे प्रोसेस, यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से हटाया गया है, बस शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, और क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन में आपका क्या नहीं पढ़ना है, ऊर्जा का स्रोत, जिसमें कि बायोगैस आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और आप CBSE, यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड की स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि टीचर डे के इस मंथ पे अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। सभी प्लस एंड आइकॉनिक कोर्स पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ऑफर 500 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा, और ये 13 सितंबर तक वैलिड रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस समय कोर्स लेंगे 12, 15 या 18 मंथ्स का, तो उन्हें 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप 24, 36 या 84 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 6 मंथ एंड 8 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की जबरदस्त तैयारी एकदम अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, लाइव क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिले, तो वो जल्द से जल्द अपने बैच में ज्वाइन करें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हो। आप जैसे ही इस बैच में इनरोल करना, तो वहां पर आपसे रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को अप्लाई करना, आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्द से जल्द अपना कोर्स लेकर आज ही अपनी तैयारी शुरू करें है और सारे पढ़ने होंगे, ठीक है। हमारा पर्यावरण में आपको क्या नहीं पढ़ना होगा, परितंत्र नहीं पढ़ना होगा। ओजोन परत का अपक्षयन, यानी कि ओजोन में जो होल होता है, ओजोन में का जो क्षयकरण होता है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। अपवर्तन, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। अपवर्तन में आपको आवर्धन, लेंस की क्षमता, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है अपवर्तन का, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, फिर से एक फिजिक्स का पॉइंट आया, कौन सा है आपका, विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव में क्या नहीं पढ़ना है, एक बार आप देख लीजिए। विद्युत के प्रभाव में क्या नहीं पढ़ना होगा आपको, दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत का दैनिक हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम यूज कर लेते हैं, नहीं पढ़ना, ठीक है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका वही चीज़ें, ये 2 बार लिख दिया है, वही है आपका। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी देख लेते हैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए क्या नहीं पढ़ना इसमें, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ।
घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब कि घरेलू ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव से चीज़ों को बनाई जाती हैं, उनका हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर आगे देखते हैं अब क्या है आपका उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम आपका दिया गया है। वो पाठ्यक्रम में क्या है, ठीक है, 30% हटा दिया गया तो आपका 70% बचा। तो उसमें क्या है आपका देख लो, देखो दिया है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा, ठीक है। ये तो सबको पता है ना, 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है ना। उसके बाद आपके 70 नंबर के क्या होते हैं, वो आपके थियोरी बेस होते हैं, वो आपके रिटन एग्जाम होते हैं, जो कि आप लिखित परीक्षा देते हो, जो कि आप जाके जो आपका बोर्ड डिसाइड करता है डेट वोट, वही उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम यहाँ पे कुछ दिया है इस तरह से कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 100 में दिया है यहाँ पे को आपका देखो रासायनिक पदार्थ है, प्रकृति एवं व्यवहार, ठीक है, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे अंक डिसाइड किया है, इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, समझे। उसके बाद जैव जगत से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, ये भी आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। फिर अपवर्तन से कितने क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में आपका, ये मत सोचना कि चैप्टर कटा है, चैप्टर के आगे आपका पॉइंट दिया था वो पॉइंट कटे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखते हैं तो इसमें से आपका 13 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है प्राकृतिक संसाधन, इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आप जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसका ऐड आपका 70 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो इस चैप्टर से जो आपके स्कूल में वही फाइल बनवाना, क्वेश्चन पूछना बहुत सारा होता है ना, आपका एक डेट डिसाइड किया जाता है कि उस दिन आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आप फाइल जो प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं वो सारे, तो वो आपके कितने नंबर के होने वाले हैं, 30 नंबर के होने वाले हैं, समझे ना। आपका यानी कि 70 नंबर आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो भी है वो टेस्ट बेस पे दे रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन पूछ के दे रहे उसके हिसाब से। तो ये टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर देखते हैं, अब स्टार्ट होता है आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि ये जो चैप्टर आपका रासायनिक पदार्थ, इसमें जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, ये इकाई भी फर्स्ट है और चैप्टर भी आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि आपको कौन से पॉइंट नहीं पढ़ने थे, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या देखना है, कौन से पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ है, इसमें बहुत सारे जो केमिकल है वो है आपका, चाहे वो एलिमेंट, स्टार्टिंग में इसमें एटम आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, इतनी चीज़ों से, छोटे छोटे चीज़ों से लेके फिर हम बड़ी चीज़ों पे पहुंच जाते हैं, कंपाउंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखते हैं तो उसकी प्रकृति देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रकृति में हम ये भी देखते हैं ना कि सॉलिड है, यानी कि ठोस है, द्रव है, या फिर वो गैस का है, नेचर कैसा नेचर है उसका, ये सारा व्यवहार, उसके जो अणु हैं वो कितने दूर दूर रहते हैं या पास रहते हैं, वो चीज़ें, तो ये सब हम इसको यहाँ पे देखना है। गतिशील होते हैं अणु की नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखें तो इसमें क्या हमको देखना है, रासायनिक अभिक्रिया। इस वाले रासायनिक पदार्थ वाले में पहला पॉइंट आता है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखना है रासायनिक समीकरण पढ़ना होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण ये भी पढ़ना होगा। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है, यानी परिभाषा, मतलब क्या होता है, ये पढ़ना होगा। फिर संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, जब कोई अभिक्रिया संतुलित है तो कितने टाइप्स के हो सकती है, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया आती है, अपघटन को वियोजन भी कहते हैं। अपघटन या वियोजन, वियोजन का मतलब वियोग होना है, अलग होना, ये समझ में आ गया होगा।
फिर अभिक्रिया, फिर इस विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है, उपचयन है तथा अपचयन अभिक्रिया। इतनी सारे के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं क्लास 8 में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना तो 10th का सिलेबस बिल्कुल मैच करता है वहाँ से, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देखना है, H प्लस तथा OH माइनस। H प्लस को हम किसके लिए लेते हैं, अम्ल के लिए लेते हैं, OH माइनस को हम क्षार के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा, इसके इन H प्लस और OH आयन के आधार पे हम अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा देंगे, ठीक है। सामान्य गुणधर्म बताएंगे उसके, मतलब कि अम्ल का क्या गुणधर्म होना चाहिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और इसका जो है क्षार का क्या गुण होना चाहिए, लवण का भी क्या गुण होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स आते हैं इसमें। उदाहरण तथा उपयोग, इनका उदाहरण भी बताना पड़ेगा कि डेली लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको कि हम खाते हैं जिसमें अम्ल होता है, किसमें क्षार होता है, किसमें लवण होता है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इनका डेली लाइफ में उपयोग कहाँ करते हैं, वो हो गया। पीएच पैमाने के अवधारणा बतानी है, ठीक है। पीएच पैमाना, पीएच के स्केल पे ही बताते हैं ना कि कितना पीएच वैल्यू होगा कि वो अम्ल होगा, कितना होगा तो वो क्षार होगा, कितना होगा तो लवण होगा, ये भी बताना है। फिर इसमें इसी पीएच में लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। इसमें जो अगर मैं पीएच वाला जो देखोगे तो उसमें लॉग करके आता है, एलो लॉगरिथम के बेस पे हम निकालते हैं, तो वो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से परिभाषा नहीं देनी है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच का क्या महत्व है वो चीज़ें बतानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडा धावन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग बताना है। ये चैप्टर का इस अम्ल, क्षार एवं लवण का ये लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर आपको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है आपका, आप जानते होंगे NaOH है ना, तो ये आपका क्या है, क्या आपका है, ये लवण है, ठीक है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा घर में जो यूज होता है, धावन सोडा घर में ये भी यूज होता है। बेकिंग का मतलब होता है बेक करना का मतलब कि घर में जो खाना बनाने में यूज करेंगे वो बेकिंग सोडा है। धावन का मतलब धोने वाला समझ लेना, यानी कि वॉशिंग सोडा की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका जस्ट अपोजिट होता है जो कि सीमेंट आता है, ठीक है। तो प्लास्टर से समझ लेना, जब किसी का फ्रैक्चर हो जाए हाथ पैर तो प्लास्टर होता है ना, तो वो चीज़ें की बात कर रही है, तो उसी से प्लास्टर समझ लेना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि वो काफ़ी टफ प्लास्टर का जो पत्थरों जैसा पदार्थ होगा उसकी बात करनी है। तो उसका विधि कैसे वो बनता है और कहाँ उसका वो यूज होता है, ये चीज़ें जाननी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धातु। मैंने धातु में वहाँ बताया था पॉइंट वो कटे हुए थे, तो होल चैप्टर आपके नहीं कटे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये आपका सक्रियता श्रेणी जाननी है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां जाननी है, उसके बाद संक्षारण तथा उसका निवारण जानना है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के बारे में आप यहाँ पे देखते हैं, कार्बनिक यौगिक आपका चौथा वाला चैप्टर होगा, 4th नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें कार्बन से बने पदार्थों के बारे में ही मूल रूप से आपको यहाँ पे जानना है। यहाँ देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध कैसे होते हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें ये जो कार्बन होता है, कभी ये 4 बाइंड शो करता है, कभी ये 3 बाइंड, मतलब फ्री भी इलेक्ट्रॉन रखता है, और कभी कभी ये पूरे इसके ऑक्टेन कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से इसमें है, इसमें आपका डायमंड यानी हीरे के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद आपका उसमें एक और आया है ग्रेफाइट के बारे में, ये बताया जाएगा यहाँ पर आपका। और इसके बाद है समजातीय श्रेणी बतानी है। यहाँ पे समजातीय श्रेणी का मतलब होता है भाई कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो एक श्रेणी बनती है, वहाँ पे वो भी जाननी होगी। और प्रत्यारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि प्रत्यारात्मक का मतलब होता है कि कार्बन का जो एक बांड बने तो उनके साथ कौन जुड़ता है, ऊपर नीचे जुड़ता है, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे चीज़ें जो जानते हैं तो ये आपके हैलोजन में आते हैं। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में आपके OH जुड़ता है तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। ये एनहाइड्राइड भी बनता है, OH जुड़ता है, ठीक है ना, तो लेकिन उसका फार्मूला अलग होता है। एल्डिहाइड है,
एल्केन है, एल्काइन है, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके कार्बन के जब बॉन्ड, लंबी बॉन्ड बनते हैं तो उनके ऊपर नीचे साइड में किधर भी ज्वाइंट हो जाते हैं तो इनको प्रत्यारात्मक समूह या प्रत्यारात्मक की इंग्लिश पढ़ोगे तो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये जान सकते हो। और उसके बाद की नाम पद्धति जाननी है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर जानना है, ठीक है। कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो कि संतृप्त हैं, कौन से ऐसे हैं असंतृप्त, उनके बारे में उनका अंतर जानना होगा, ठीक है। फिर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनके रासायनिक गुणधर्म जानना होगा, उसमें दहन कैसा होगा, ऑक्सीकरण कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वतोमुखी जो आया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संकलन कैसा होता है, प्रतिस्थापन होता है, अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में जानना है। फिर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। कार्बनेट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, यानी कि कार्बनिक यौगिक के बारे में जब जानोगे तो कार्बन के यौगिक, तो उस वाले चैप्टर में एथेनॉल और एथेनोइक इनका केवल गुणधर्म तथा उपयोग जानना है, कैसे बनता है ये नहीं जानना है इस बार, ठीक है। और साबुन और अपमार्जक, ठीक है, साबुन कैसे बनाए जाते हैं, साबुन कैसे काम करता है, अपमार्जक कैसे काम करता है, ये चीज़ें यहाँ पे जाननी होंगी। उसके बाद करते हैं केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वही आपका 1 2 3 यानी कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कैसे सीक्वेंस में है इसके बारे में। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई ये थोड़ा सा जानना है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी ये भी जानना है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी कैसी है वो जानना है। गुणों में उन्नयन कैसा होता है, यानी कि जो गुण है उनके, तो कैसे वो जब हम आवर्त में चले या फिर समूह में चले तो कैसे उनके गुण बढ़ते हैं या घटते हैं, ये चीज़ें कैसा एक जैसा, एक आवर्त जो हम देखते हैं तो उसमें एक कैसे होते हैं, एक जैसे गुण वाले हो, फिर हम जब इस तरह चलें तो उनके जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ते जाएं, ये चीज़ें हैं तो उनके बारे में हम जानना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, समझे। संयोजकता जानना है, परमाणु क्रमांक जानना है, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म जानना है, जो एलिमेंट हैं वो उनके धातु के गुण हैं या फिर अधातु हैं, कैसे गुण वाले हैं, उनकी संयोजकता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कैसी है, ये जानने हैं, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि मुझे पढ़ाना है, हम बायोलॉजी पढ़ाने वाले, तो हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आपका है क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसमें सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, ठीक है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण कैसे होता है, पोषण का मतलब वो कैसे भोजन लेते हैं, खुद बनाते हैं या किसी और पे डिपेंड रहते हैं, ये चीजें, ठीक है। फिर प्रजनन कैसा, प्रजनन आपका यहाँ पर रहते हैं, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा जानना है, श्वसन जानना है, श्वसन पौधों और जंतुओं सबके लिए। यहाँ पौधे और जंतुओं बोल दिया ना, तो उसमें आपको पोषण उसी के बारे में, पोषण उसी का, श्वसन उसी का, परिवहन उसी की, उत्सर्जन, ठीक है, ये सारे प्रक्रियाएं यहाँ पे आपको जाननी होंगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रजनन। प्रजनन में जब देखते हैं तो जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन कैसे होता है, यानी कि यहाँ पे प्रजनन के प्रकार जानोगे आप, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के सारे आप जितने भी प्रकार होते हैं, मतलब सब प्रकार में आ जाएंगे। तो उसमें जब हम देखेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, उसका एग्जाम्पल भी जानेंगे, उसी तरह लैंगिक वाले का जानेंगे। लैंगिक में तो बहुत प्रकार नहीं मिलने वाले हैं आपको। इनके प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, प्रजनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, यानी आवश्यकता क्या है, परिवार नियोजन क्या है, इसकी विधियां क्या होती है, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स ये क्या है, फिर उसके बाद प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य क्या है, ये भी आपको जानना होगा, ओके। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर में देखो वो थोड़ा सा पढ़ना है, आनुवंशिकता क्या है ये जान लोगे। फिर मेंडल का योगदान क्या है, आप जानते हो ना मेंडल के बारे में, मेंडल ने ही आनुवंशिक पदार्थ के बारे में पहली बार बताया था पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं का माइंड गया था, इसलिए पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिक के जनक कहा जाता है, ठीक है। फिर उनके लक्षणों की वंशागति का नियमन जानना है, लिंग निर्धारण कैसे होता है ये जानना है, विकास की मूलभूत संकल्पना जानना है, ठीक है, विकास कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी थियरीज के बारे में दी गई है, बस ये जानना है, ठीक है।
अब इकाई थर्ड में हम आते हैं तो क्या देखेंगे, प्राकृतिक घटनाएं, समृद्धता। इसमें आपको फिजिक्स के बारे में जानना है। ये इकाई जो आपका इकाई यानी कि यूनिट थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, आपका या फिजिक्स के पोर्शन बताए गए हैं। तो फिजिक्स के पोर्शन में देखें क्या जानना है आपको, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, गोलीय या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य दूरी क्या है, आपका फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, निगमन नहीं जानना है। यानी कि आपको सिद्ध करने वाला जो आता है 1/f = 1/v+1/u करके ऐसे समथिंग जो भी है वो आपको यहाँ पर निगमन नहीं करना है, यानी प्रूफ करने वाली झंझट खत्म हो गई, समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन में देखो क्या करना है, अपवर्तन वहाँ भी आया था लेकिन कुछ पॉइंट्स हटे थे, पूरे पॉइंट नहीं हटे थे। अपवर्तन के नियम जानोगे, अपवर्तनांक जानोगे, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है वो जानोगे, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी जानोगे, उसके बाद लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, लेंस सूत्र ये जानोगे। लेकिन क्या व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, यानी कि इसमें भी आपको एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको हम बताने का मेरा मेन यहाँ पे फोकस क्या है जानते हो, बताने का ये है कि आप जो एक्स्ट्रा पढ़ते रहोगे, आप एक्स्ट्रा के पीछे भागोगे, उसी में परेशान रहोगे, क्योंकि ये जो आपका क्या आया है ये व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है और सूत्रों का निगमन, ये इसके लिए एकदम माइंड सेट करना पड़ता है, कभी कभी इसी चीज़ों को रटना पड़ता है, ठीक है। तो रटने की वजह से चीज़ें हमारे माइंड में अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हैं और इसकी वजह से हम कुछ और भी चीज़ों पॉइंट्स हैं उसको भी हम मिस कर देते हैं, फिर एग्जाम में हमारा पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता और पेपर भी हमारा ख़राब चला जाता है। तो ये चीज़ें हम यही बता रहे हैं कि जो जिसके लिए नहीं दे दिया है ना, ये श्योर मान के चलो कि कभी भी एग्जाम में वो पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, ठीक है। हमारे आंखों में जानते हो कि लेंस है, लेंस की वजह से ही तो जितनी भी ये लाइट होती है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे वहाँ जाती है और हमारे एक इमेज बनता है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ों को बाहर देख पाते हैं, ठीक है। तो वही लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारी चीज़ें ये भी जानना है। इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर में हो गया है तो इसके क्या उपाय हैं, तो ये भी निवारण का मतलब होता है उपाय, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है तथा लेंसों का अनुप्रयोग, ठीक है, लेंसों का अनुप्रयोग क्या होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब है कि हम डेली में यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विक्षेपण क्या है, प्रकाश का विक्षेपण वही जब आप प्रिज्म ले लो, वहाँ से जब कोई लाइट पास होती है तो इसमें आपको कई कलर दिखाई देते हैं लाइट के ना, आप वैसे भी जानते हो कि 7 रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना है, जो कि आपको श्वेत दिखाई देता है, सफ़ेद रंग दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में उसके कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। तो वही विक्षेपण होता है, रंगों का कई लेयर बन जाना, ठीक है, सारे कलर के रंगों का पूरी तरह से खुल के आना, वही विक्षेपण है, वही चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद आपका यूनिट फोर्थ में क्या देखना है हमको, विद्युत का प्रभाव, विद्युत के प्रभाव वाले चैप्टर, इसमें भी कुछ पोर्शन कटे थे वो वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं कौन से आपको पढ़ने हैं, विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है तथा विद्युत धारा, ये भी आपको विभवांतर विद्युत धारा के बारे में भी जानना है। ओम का नियम जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रतिरोध से क्वेश्चन बहुत बनते हैं न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से बहुत क्वेश्चन बनने वाले। कारक जीन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी जानना है। प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी जानना है, ठीक है, कैसे जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक ऐसे प्रतिरोध पूरे जुड़ जाएं और श्रेणी क्रम में ऐसे प्रतिरोध जुड़ जाएं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। एवं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, ये भी जानना है। PVI भी जानना है तथा आर में PVI तथा आर में अंतर संबंध जानना है, ठीक है। P आपके लिए किसके लिए होगा, पावर के लिए होगा, V आपके लिए विभवांतर के लिए होगा, I आपके करंट के लिए होगा यानी धारा के लिए होगा, R आपका प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो ये सारे मिला के आपके किसके लिए हो जाएंगे, आपका इसी के बीच में संबंध निकालने का होगा। ये
थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, बहुत इजी ही होता है, बस थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले उसी यूनिट 4 में से नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपने कुछ देखा था, कटा था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी जानने हैं। कौन सा जानने, देख लो। बात करते हैं, देखो किसकी बात करेंगे अब हम, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र क्या ये जानना है, चुंबकीय रेखाएं क्या, ये क्षेत्र रेखाएं क्या है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पे जब हम पास करते हैं ना चुंबक को, तो फिर बहुत सारी लाइन बनती है, वो रेखाएं क्या हैं वो भी जानने हैं, ठीक है। वो रेखाएं का मतलब है एक लेयर यहाँ पे भी चुंबक का प्रभाव है, दूसरा लेयर वहाँ पे भी प्रभाव, कहाँ तक प्रभाव नहीं है वहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक प्रभाव खत्म हो जाता है वहाँ पे कोई लाइन नहीं बनती है, वही है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कोई विद्युत धारा प्रभावित हो, प्रवाह वहाँ पे बनी हुई है उसकी, तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या वहाँ पे उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, ये भी जानना होगा, ठीक है। परिनालिका विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी जानना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, ये भी जानना है। फ्लेमिंग का आप नियम जानना है, उनका फ्लेमिंग ने नियम ऐसे करके बताया था, ठीक है ना, इस तरह से, तो इस वाला इस तरह का थंब का नियम है होगा उनका, वो भी जानना है आपका। विद्युत मोटर है ये जानना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये जानना है। प्रेरित विभवांतर क्या है ये भी जानना है। प्रेरित विद्युत धारा क्या है ये भी जानना है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताया ना, फ्लेमिंग का अभी जस्ट ये वाला है ना, दाएं हाथ का बाएं हाथ का दोनों का होता है, ठीक है, ये बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। विद्युत जनित्र के बारे में जानना है, दिष्ट धारा जानना है, प्रतिवर्ती धारा जानना है, प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति क्या होता है वो जानना है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, आपका यूनिट 4 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपको थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ, यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में हम देखते हैं क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर आया है। प्राकृतिक संसाधन में आप देखोगे ऊर्जा के स्रोत वाले पॉइंट से एक पॉइंट कटा है जिसका नाम है बायोगैस। सिर्फ वही पॉइंट कटा है, बाकी पॉइंट आपको जानने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल वहाँ से मैच करेगा जब क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और आपको बता दें एनसीईआरटी वाली जो पतली सी बुक एनसीईआरटी की आती थी ना, उसी से आप जान लोगे, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ से आप अगर में जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी जानते होगे तो हम यहाँ तो जनाने के लिए है ही कि आपको पता हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें पता हो जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक। ऊर्जा के विभिन्न रूप जानने हैं। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, यानी कि जो ऐसे हैं कि कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि न्यू बनाए जाते हैं, ठीक है, वो जानने हैं। जीवाश्म ऊर्जा क्या होता है वो जानने हैं। जीवाश्म ऊर्जा पता ही है, कोयला है, कोल जिसको कहते हैं, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम है आपके, पेट्रोलियम का मतलब होता है इसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है और हाइड्रोजन गैस है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सब मिला के पेट्रोलियम होता है। पेट्रोल का मतलब सिर्फ पेट्रोल होगा, उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपके जीवाश्म ऊर्जा होते हैं। सीएनजी भी आपके जीवाश्म ऊर्जा में ही आता है, ठीक। पवन ऊर्जा ये भी जानना है, जल ऊर्जा ये भी जानना है, तथा ज्वारीय ऊर्जा ये भी जानना है, ठीक है। जल ऊर्जा बहुत अच्छे से मालूम होगा, बिजली, ठीक है, हम खुद ही खड़े हैं उजाले में, तो ये बिजली कहाँ से बनती है, वहीं पानी से बनाई जाती है, मालूम है ना, तो ये भी आपको जानने हैं। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की यहाँ पर तुलना करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तुलना करने का मतलब होता है कि हम एक दूसरे में बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कहाँ अच्छा होगा, ये कहाँ अच्छा होगा, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, इसके कौन से यूजफुल चीज़ें हैं ये हमारे लिए, कि ये कहाँ हमारे यूजफुल है, इसके कौन हमारे हार्मफुल है, ये हमारा कहाँ पर हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। नवीकरणीय नवीकरणीय का मतलब होता है ऊर्जा को बार बार चेंज करके, एक दूसरे से फॉर्म में वो चेंज करके बार बार हम यूज कर लें, वो चीज़ें हैं। अनवीकरणीय जिसको एक बार यूज किया ख़त्म, उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये चीज़ें है ना, इजी है,
बहुत ज़्यादा इसमें माइंड सेट नहीं करना है। हमको तो लगता है कि बायोलॉजी में कुछ करना नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। बस आपको जब भी पढ़ो, जितने टाइम के लिए यहाँ पर हो, पूरा एकदम फोकस करके रहो, पूरे टाइम यहीं पर रहो, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, कर रहे कुछ और आप रहे हो, ठीक है। तो मोबाइल खोलकर यूट्यूब आप जो चैनल है उसको खोलकर सब्सक्राइब कितना भी चैनल कर लो, लेकिन आप जब तक अटेंटिव नहीं होगे, जब तक हमारी बातों को नहीं सुनोगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो है बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और सिलेबस वैसे भी शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत प्रेशर नहीं देना है आपको, ठीक है। अब हम कौन से पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये यूनिट 5 में ही है, ये आपके बायोलॉजी का ही पोर्शन है, हमारा पर्यावरण। तो जिसमें कि परितंत्र हटा दिया गया था, देखा था आपने, और उसमें से और क्या हटा दिया गया था, ओजोन परत का क्षयीकरण, ठीक है ना, वो भी हटा दिया गया था। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण को लेकर कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, ठीक है। तो वो चीज़ें, ठीक है, जिसमें कि बताया जाता है लास्ट टाइम जब आपका लॉकडाउन लगा था, उस टाइम सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बंद थे। तो एक हमारा जो लेवल आना चाहिए था इकोसिस्टम का, बहुत बेस्ट वाला लेवल आना चाहिए था, उस पोल्यूशन से हम बहुत पोल्यूशन को काफ़ी डिक्रीज कर दिए थे, हमारा बनारस भी बहुत अच्छा हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि फिर से वही शुरू हो गया, फिर से वही ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, तो फिर से हमारा पोल्यूशन तो रेट बढ़ ही गया है। तो उससे ये पर्यावरण की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये कौन कौन सी समस्याएं, ये जानने होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपशिष्ट उत्पादन। जो अपशिष्ट का मतलब होता है घर में जो वेस्ट निकलते हैं, कूड़ा, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, हॉस्पिटल का हो, रेलवे से निकले, या फिर आपके घर का निकले, कहीं का भी निकले, किसी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, कहीं से भी निकले, तो उत्पादन कहाँ से होता है। फिर वो जब निकला है तो हम उसको कहाँ पर ख़त्म करें, कहाँ पर उसको हम ऐसे उसी चीज़ से न्यू चीज़ों को बना सकते हैं, तो बना लें, क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं, या फिर क्या उसको डिस्ट्रॉय करने का क्या क्या उपाय है, ये भी चीज़ें जान लेते हैं। फिर उसके बाद जैव निम्नीवत, ठीक है, और अजैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जानने हैं कि इसका मतलब ये है कि कौन से ऐसे पदार्थ है जो कि डिग्रेड यानी ख़त्म किए जा सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन से पदार्थ खत्म किए जा सकते हैं कुछ दिनों में उसका। और ये जो आपका जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ था, इसका इंग्लिश होता है बायोडिग्रेडेबल, कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश इसकी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब होता है जीवों के द्वारा, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन से पदार्थ खत्म किए जा सकते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर तो खत्म हो सकता है ना, घर में निकले हुए जो किचन से वेस्ट निकलता है, सब्जी के छिलके होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, सड़े हुए खाने, ठीक है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जो आपके प्लास्टिक है वो तो इसमें आएगा ना, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक के बॉटल है, पॉलीथीन बैग है, इसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते ना, छोटे, ये आपके जितने मिलियन बिलियन ईयर तक ऐसा पड़े रह जाते हैं, ये ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, तो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले में हो गए, ठीक। अब बात करेंगे इसी यूनिट 5 का आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, थोड़ा ही बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जो हमारे प्रकृति में पहले से प्रेजेंट है और हमारे हर पीढ़ी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, तो उनको कैसे बचाया जाए। संरक्षण मतलब होता है कंजर्व करना, बचाना, ठीक है, यूज करना है लेकिन हिसाब से यूज करना है ताकि वो बचे रहे और नेक्स्ट पीढ़ी तक वो काम आए, ठीक। तथा उचित उपयोग, कहाँ जरूरी है वहाँ उपयोग करना है, ठीक। वन तथा कोयला एवं तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन मतलब जंगलों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसके बाद है आपका कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या है, ये हम आप बचे रहेंगे, हिसाब से यूज करेंगे। अब देखते होंगे ना कि अगर मैं आपके गली से रोड तक आना है तो बाइक लेके दौड़ते हो, अच्छी बात नहीं है ना, साइकिल लेके जा सकते हो, और पैदल जाओ तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो उतने के लिए आप पेट्रोल जला रहे हो, कोई मतलब नहीं हुआ। और कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में कहीं गाड़ी बंद हो गई और इंटीरियर में हो,
तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसके लिए बचा के रखो और नेक्स्ट जनरेशन भी वो भी जाने, नेक्स्ट जनरेशन वाले कि ऐसी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल सकता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वन प्रबंधन में लोगों का भागीदारी के उदाहरण। ठीक है, वन प्रबंधन में कौन कौन, जैसे जंगलों को बचाने के लिए बहुत, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में हुआ था, लीडर्स वही थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं जंगलों को बचाने के लिए। तो कौन कौन से चलाए गए हैं वो बताने हैं, उदाहरण देने हैं। बांध और बांध की उपयोगिता क्या होती है, उसका संग्रहण क्या है, ये बताने हैं। बांध जो बनाए जाते हैं नदियों पर। प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषण क्या है, हमारे प्राकृतिक जो संपोषण, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं उनका कहाँ कहाँ उपयोग है, इसका क्या उसका संपोषण है, ये चीज़ें जाननी होंगी। तो यहाँ तक आपने देखा ये सारी चीज़ें हैं। अब बात यहाँ पे किया है आपके, क्या किसकी बात किया है, प्रयोगात्मक श्रेणी की बात किया है। तो यहाँ पर आपको देखना, प्रयोगात्मक का मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए, यानी आपके साइंस पोर्शन से कौन कौन से प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कैसे होंगे। देखो, प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। ठीक है, ये तो सबको पता है, टीचर्स ही लेते हैं आपके। ठीक है, और प्रयोगात्मक परीक्षा का जो अंक वो निम्नवत दिया है, 3 प्रयोग होते हैं। ठीक है, 3 प्रयोग होते हैं और एक जो प्रयोग होगा, यानी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट 3 नंबर का होता है, तो 3 हो गए, तो आपके 9 मार्क्स वहाँ से हो गए। मौखिक कार्य आपके जो होते हैं, ओरल जो होगा वो आपके 3 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, सत्रीय कार्य का मतलब आपने कॉपी बनाया, आपका अटेंडेंस कैसा था, आपने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया, जो प्रैक्टिकल करवाया गया था किया कि नहीं किया, ये सारे मिला के उसके 3 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल मिला के आपके 15 नंबर होते हैं और 15 नंबर उनको, ये आपके 15 नंबर इंटरनल है और आपके 15 नंबर बाहर से हैं। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। आज का जो सिलेबस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, आपके साइंस पोर्शन का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मैंने किया, वहाँ पे मैंने डिलीटेड भी बताया और जो आपके सिलेबस पे पढ़ने हैं वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपका जो बायो पोर्शन है, मैंने जहाँ आपको बताया कि मुझे बायो का पोर्शन लेना है, तो आप बायो के चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, 2nd से स्टार्ट करें। तो जो चैप्टर स्टार्ट करने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, जिससे मुझे क्लियर हो कि सबको ये चैप्टर क्लियर है, फिर नेक्स्ट से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके।